Good morning, students. Now, today we are going to do the chapter 13th, that is Development and Experience of India, Pakistan, and China. So, here we'll be doing a comparative study of these three countries. Now, here let us go through this strategy of growth of India, Pakistan, and China. So, here after 1947, India and Pakistan adopted almost a similar strategy for growth. The principal feature for the strategy are as under. So basically after 1947, what happened? This India and Pakistan, they were having a same kind of strategy for the growth. So basically it was a mixed economy model. Mixed economy is what? Where you can find capitalistic as well as a socialistic economy mixture. So in Pakistan, India, the economy was mixed economy. Then the second, the strategy of growth underlined the significance of both private sector and the पब्लिक सेक्टर. तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं लोग, यहाँ पर ये दिखाना मांग रहे हैं बिकॉज की जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर सिलेक्ट की थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी की थी. सो दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं. नाउ द थर्ड, public sector was assigned the key role of kick start the process of growth. सो इन इंडिया ऑल्सो हमने देखा था 5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया था कि आप सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में होगा. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर वर इन द हैंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज में एक्सेस दिया था. तो ये पाकिस्तान में भी सेम चीज थी, वहां पर भी पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी. देन फोर्थ पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर वाज असाइंड द सेकेंडरी रोल. अब प्राइवेट सेक्टर को जैसे हमने बोला कि उनको सेकेंडरी रोल दिया था, मींस मेन वेलफेयर करने की जिम्मेदारी किसकी थी, पब्लिक सेक्टर की. तो प्राइवेट सेक्टर जो था वो अगर आता, उसको अगर प्रायोरिटी दी होती तो वो क्या करता, बेसिकली वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे कोशिश करता. तो इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर को हम प्रायोरिटी देंगे ताकि वेलफेयर हो सके. नाउ व्हाई वाज द पब्लिक सेक्टर असाइंड द की रोल? नाउ द सेम थिंग आई वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, इसी के मैं बात करना मांग रहा था कि क्यों मेन रोल दिया पब्लिक सेक्टर को ही. क्यों? मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब कि वो कंपनियां जो कि गवर्नमेंट चलाएगी या गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई थी. जैसे कि एयर इंडिया था तो इट वाज बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी, बैंक्स थे तो गवर्नमेंट के थे. इवन इन इवन आफ्टर दिस रेलवे एंड ऑल्सो, रेलवे तो आज भी गवर्नमेंट का ही है, उसके जैसा कुछ और दूसरा ट्रेन नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स के पास में, ऐसा कुछ भी कंपैरिजन में नहीं है. तो ये दिखता था कि पब्लिक सेक्टर को सब इंडस्ट्रीज दे दी गई हैं और वही लोग आगे लीड कर रहे थे. तो ऐसा क्यों था? बेसिकली मैंने भी आंसर दिया कि वो वेलफेयर करना चाहते थे और ये सोचा था कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में अगर चीजें रहें तो वो क्या करेगी, वेलफेयर करेगी. दे आर नॉट गोइंग टू डू और गो आफ्टर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडियन पाकिस्तान has rendered the economies as a laggard economy, स्लो ग्रोइंग और बैकवर्ड इकोनॉमी. तो पार्टीशन के बाद क्या होता है, दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की हालत सेपरेशन के बाद कैसी थी, बहुत पुअर हो गई थी और बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी हम बन गए थे. नाउ बोथ द इकोनॉमीज नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब उनको क्या चाहिए था, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और वो कौन कर सकता था, गवर्नमेंट कर सकती थी. क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करती है. मतलब गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रन होते हैं तो बेसिकली उसमें बहुत हैवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं. तो इसलिए उनको प्रायोरिटी उन्होंने दी, क्योंकि किसी को आगे आना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इट शुड बी गवर्नमेंट. देन आफ्टर दिस, चाइना ऑन द अदर हैंड, चाइना क्या करता है, चाइना ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड अ मोर रिग्रेस मॉडल ऑफ ग्रोथ, एस्टैब्लिश द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1947. तो चाइना ने क्या बनाया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में. इट डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल द क्रिटिकल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. सब कुछ जितने भी एरिया ऑफ प्रोडक्शन से सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ला दिए. और नेचुरल रिसोर्सेज जो थे, लैंड वगैरह, तो ये वॉज वर डिक्लेयर द गवर्नमेंट मोनोपोली, मतलब पूरी गवर्नमेंट के अंदर दे दिया, गवर्नमेंट उसकी देखरेख करेगी अब. तो बेसिकली गवर्नमेंट का रोल वहाँ पर ज़्यादा था और सब कुछ उनके हाथ में था. इट वॉज अ काइंड ऑफ सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी. नाउ now here China was about to move ahead, and here the China adopted the policy of statism. Statism मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा. तो ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वर इन द हैंड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट के हाथ में सारे रिसोर्सेज थे. देन सेकंड, द स्टेट वाज गोइंग टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट whom टू प्रोड्यूस. सो ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो अपन पढ़ते हैं वो सब किसके हाथ में दे दिया, स्टेट के, मींस गवर्नमेंट के हाथ में. और गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली थी कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. Now, the common elements in the strategy of growth adopted by China, India and Pakistan are as under. तो common element क्या है, all the countries relied on public sector as the core sector of the economy. सब तीनों मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तीनों में पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया. Also, all the three economies relied basically on the inward looking strategy of growth.
सबने क्या किया, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी पे कोशिश की, मतलब कि जो भी होगा हम अपनी कंट्री के अंदर ही रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और हम वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों कर देंगे, तो ये इन्होंने कोशिश करी। तो इट फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंसुलेटिंग फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। तो इन्होंने क्या किया, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की फॉरेन कंपनीज से। वो जो फॉरेन का कंपटीशन था, मतलब फॉरेन वालों का हमने थोड़ा रोक दिया, मतलब कि उनके ऊपर ड्यूटीज ज़्यादा लगा दी कि उनका जो इम्पोर्ट होगा तो काफ़ी कम इम्पोर्ट हो पाएगा। इसलिए ड्यूटीज ज़्यादा लगाने से क्या होता है, उनके गुड्स कम इंडिया में फ्लो होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की रोकने के लिए और हमारी इंडस्ट्री को सेव कर दिया फॉरेन कंपटीशन से। नाउ However, while Chinese economy was like closed economy, ओके, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बाहर के साथ में कोई डील नहीं होगी। तो चाइना काफ़ी पहले, अगर एंशियंट चाइना को देखेंगे तो चाइना बहुत सारी कंट्रीज के साथ में ट्रेड किया जाता करता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी बन गया, मीन्स चाइना स्टॉप्ड डीलिंग विद द अदर कंट्रीज। नाउ द इकोनॉमी ऑफ इंडियन पाकिस्तान हैड अ लिमिटेड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमीज। तो इंडिया और पाकिस्तान का कैसा था इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना, दूसरे कंट्रीज के साथ हम भी कम जुड़े हुए थे। नाउ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर का पैसा यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट होना या किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट होना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, अलॉन्ग विथ कंट्रोलिंग पावर। ओके, नाउ वाज कंसिडर्ड एज अ बेन रदर देन अ बून इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो हमने सोचा कि अगर बाहर का पैसा यहाँ पे आ जाएगा तो सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। लाइक टुडे वी कैन सी दैट सो मेनी कंपनीज आर देयर, बहुत सारी कंपनियां आज की तारीख में जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, ये बाहर की हैं, एफडीआई के थ्रू आई हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि उनके पास में पूरा कंट्रोल है, पावर है, और वो अपने हिसाब से अपनी कंपनी को चला रही है। तो कंट्रोलिंग पावर उस वक्त क्या थी, इट वॉज लाइक अ बून, इट वाज लाइक बेन, मतलब कि एक ड्रॉबैक की तरह देखा जाता था, एक बून की तरह नहीं, कि एक पॉजिटिव वे में नहीं लेकर उसको नेगेटिव वे में देखा जाता था कि अगर वो आएंगे तो वो कंट्रोल कर लेंगे हमारे बाजार को, पूरे मार्केट को वो कंट्रोल करेंगे, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम बचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से थिंकिंग थी। नाउ over time, the strategy of the growth has undergone a significant change in the Indian Pakistan. अब समय चलता गया और इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो पहला क्या था, द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमीज आर नाउ रिलाइंग ऑन अ मॉडल ऑफ ग्रोथ which continue to be a mixed economy model, but it is the one which assigns the greater importance to the private sector rather than the public sector. Now what happened, जब समय बीतता गया तो क्या हुआ कि दोनों इंडस्ट्रीज की दोनों कंट्रियां ये सारी क्या कर रही थी, बेसिकली मॉडल ऑफ ग्रोथ क्या था इनका, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो चीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि 1991 के बाद में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ इज द वन विच असाइंस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द एफडीआई। मतलब पहले तो एफडीआई उनके लिए कैसा था, एक ड्रॉबैक की तरह था कि बाहर की कंट्रीज आ जाए, कंपनीज आ जाएंगी तो वो कंट्रोल कर लेंगी। बट आज क्या है, आज जितना भी एम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया में हो रहा है तो सब बाहर की कंपनी है, नाइकी, पूमा देख लो। If you look at the other companies like Honda is there, Kawasaki is there, even KTM, all these very good companies are there. All these companies like LG is there. So all these industries are came here through FDI। अब वो कंट्रोलिंग पावर के साथ में यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अब वो एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग सब अट्रैक्ट कर रहे हैं कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी और ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया। चाइना में क्या था, इन चाइना व्हाट हैपेंड ऑन द अदर हैंड, द कोर एलिमेंट ऑफ ग्रोथ मॉडल वाज नॉट चेंज्ड। वहाँ पर नहीं बदला, मीन्स अभी भी स्टेट के हाथ में थी इकोनॉमी, मतलब कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। However, a substantial transformation has occurred in China in terms of integration of the economy with the rest of the world. बट यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज हुआ है, जो कि चाइना इतना कम ट्रेड करता था उसके बाद में चाइना स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंस था और सबको उसका साथ में ट्रेड करना चाहते थे। तो चाइना ने धीरे धीरे हमारी अपनी डीलिंग बढ़ा ली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। तो द चाइनीज इकोनॉमी हैज शोन अ वेरी significant transformation from a closed economy to an open economy। अब चाइना क्या बन गया था, ओपन इकोनॉमी। इट वॉज लार्जली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल डिमांड, इट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी एक्सपोर्ट करने लग गया, मतलब चाइना अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, लाइक आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं, लाइक टॉयज आर कमिंग टू इंडिया। सो ये ओपन इकोनॉमी बन गई, मतलब उसने अपने गेट्स ओपन कर दी कि अब ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और पहले ऐसा नहीं होता था। एफडीआई इज नाउ अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ
इकोनॉमिक ग्रोथ, और एफडीआई को वो हायर प्रायोरिटी देते हैं। मीन्स चाइना ऑल्सो अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट आने दो। तो सबको अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफडीआई चाहिए कि उनकी दूसरी कंपनियां एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें अपनी कंट्री में, और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ हो जाए हमारी कंट्री की। नाउ it is owing to the change of the strategy of growth that all the three economies, India, China, and Pakistan, were succeeded in achieving a breakthrough in the growth path. अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही ग्रोथ के रास्ते पर आगे चल पड़े थे। नाउ द ग्रोथ हैज टेकन अ सब्सटेंशियल जंप इन द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ी है, सभी की बढ़ी है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की एक बहुत अच्छा जंप वहाँ पे देखने को मिलता है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हैज recorded a significant transformation. And what is transformation? Because with the span of the time, ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ग्रोथ हुई है, तो अलग अलग सेक्टर्स आ गए, नए नए सेक्टर्स में आ गए। इन द बिगनिंग लाइक इंडिया वाज रिलाइंग ऑन प्राइमरी सेक्टर ओनली, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात होती थी। टुडे यू कैन सी कि टर्शी सेक्टर लाइक आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे आ गई है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी हम बहुत आगे हैं। तो ये सब सर्विसेज सेक्टर में इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो ये दिखता है कि सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। 1991 के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। नाउ third point, the demographic profile is also been rewritten, and the human development index also broken its stagnation. Now HDI means human development index, मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि स्किल्स के मामले में बहुत सारे लोग ट्रेन हो गए। और एक स्टैग्नेशन, मतलब जो अटकी हुई हमारी जो एक ग्रोथ दिखती थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, अब वहाँ पे एजुकेशन के मामले में हम बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं सब कंट्रीज। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज ऑल्सो इम्प्रूविंग समहाउ। Now, however, it needs to be noted that the performance of this economy with respect to the indicator of growth has been different. अब ये जो परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स रहते हैं, जिसके बेसिस पे आप ग्रोथ को देखते हो कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ कैसे पे डिपेंड करती है, तो वो पैरामीटर्स पे थोड़ा हमको अंतर दिखता है। So China has established a substantial lead over India and Pakistan, particularly in the area of GDP and the structural transformation. अब China definitely is lying ahead in case of India and Pakistan. वो अच्छा बेहतर कर रहा है because उसने बहुत अच्छे से वर्क किया है, और उन्होंने जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चीज़ों को मैनेज किया। Now, it what follows that we discuss the comparative performance of these three economies with reference to the various indicator of growth. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस हमको देखना पड़ेगा ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, तो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस क्या है? कंपैरेटिव परफॉर्मेंस जहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को आपस में। तो चाइना एंड पाकिस्तान स्टडीड विद रेफरेंस टू द पैरामीटर्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी कैसी है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी लोगों की, डेमोग्राफिक एरिया मतलब कि पॉपुलेशन वगैरह वो कैसी थी। डेमोग्राफिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। ओके, देन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमंस की क्या कंडीशन थी, ह्यूमंस डेवलपमेंट मतलब जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट कैसा था। इन पैरामीटर्स पे ही हम चेक करते हैं कि किसी कंट्री ने ग्रोथ कैसे की है। सो फर्स्ट लेट अस लुक एट द जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ स्टडी चाइना की हम पहले करेंगे। तो प्रिंसिपल पॉइंट एक्सप्लेनिंग द ग्रोथ स्टोरी द चाइना इज अंडर। तो चाइना के बारे में क्या है, इन 2019 the GDP of China was estimated to be 14.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सो बेसिकली बहुत बड़ा अमाउंट रहता है जीडीपी के मामले में, और इंडिया चाइना बहुत पीछे हैं इससे। ठीक है, नाउ इट इज द नेक्स्ट वन, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ नेक्स्ट टू यूएस। यूएसए से सेकंड लार्जेस्ट कौन है, अब चाइना है। बेसिकली एक्सपोर्ट ही इतना ज़्यादा है उनका कि उनका बहुत ज़्यादा ये जीडीपी हो जाता है। देन बिटवीन 1979 टू 2017 एनुअल GDP growth was estimated to be 9%. GDP growth reached its peak to 15.2% in 1984. So within a very short span of time, they are doing very great. 15.2% की growth लेना बहुत बड़ा बात होता है एक चाइना जैसी कंट्री के लिए। Now it touched the bottom of 3.8% in 1990. In 2018 the GDP growth rate was 6.6%। अब बीच में क्या हुआ कि एक बार बॉटम भी टच किया, कम भी होती है। सी जीडीपी ग्रोथ एक जैसी मैनेज, एक जैसी मेंटेन नहीं हो सकती, कभी कभी स्लम्प्स भी आते हैं, रिसेशन भी आता है, तो कभी कभी बॉटम में भी जाती है। यहाँ पर बॉटम में गई 3.8, और 2018 में उसके बाद क्या हो रहा है, 6.6% पे वो ग्रो कर रही थी। देन चाइना हैज अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द अर्ली 1980s। ब्रेक थ्रू कब हुआ, मतलब जीडीपी ग्रोथ की जो स्टोरी है, जब एकदम बूम हुआ उनका जीडीपी एकदम ग्रोथ हुआ, सो दैट हैपेंड इन 1980। द जंप हैज इंडीड बीन अ वेरी सब्सटेंशियल फ्रॉम अबाउट 4% पर एनम टू नियरली 10% पर एनम। ओके, नाउ 4% टू 10% ग्रोथ जीडीपी की बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलता है, मोर देन डबल। सो दिस ब्रेक थ्रू इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर। अब ये क्यों था, ये ग्रोथ इतना जंप किस वजह से हुआ।
सो बेसिकली चाइना ने यहाँ पे ग्रोथ इसलिए किया था बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट किया था उसने सेंट्रली प्लांट से मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि जहाँ पर किसी का ट्रेड नहीं कर रहा था, नाउ दे स्टार्टेड ट्रेडिंग। ओके, तो ओपन कर दिए थे इसने अपने गेट्स, दूसरे इकोनॉमिक साथ में ट्रेड करने लग गया था, ने दूसरी कंट्रीज के साथ में चाइना ट्रेड करना शुरू कर दिया था। नाउ फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, मतलब कि वो चीज़ें बना रहा था जो एक्सपोर्ट कर सके और फॉरेन एक्सचेंज बाहर से अर्न कर सके। देन इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बहुत हुआ चाइना में। जब जैसे देखा कि बहुत अच्छा बेहतर कर रहा, तो बाहर की कंपनीज भी वहाँ पर चाइना में आई, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बाहर से आने लगा, लोग पैसा इन्वेस्ट करने लग गए चाइना में। तो वो फ्लो से भी काफ़ी मदद हुई, उनको इन्वेस्टमेंट मिलने लगा, उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और तेज हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई चाइना में। Now availability of cheap labor force giving China a competitive cost advantage. Now already we know that the China is having a very cheap labor force over there. तो सस्ता पड़ता है प्रोडक्शन, तो बहुत सारे वहाँ पर कंपनी गए अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उससे भी चाइना को बहुत फायदा मिला, बिकॉज इंडिया में भी चीप लेबर फोर्स है जिसका एडवांटेज हम भी देते हैं, लाइक आईटी सर्विसेज में वी आर बीन द गुड पॉइंट ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर द अदर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज हमको आउटसोर्सिंग यानी कि काम सौंपती है काम करने की, लाइक यूएस इज गिविंग अस द वर्क फॉर मेकिंग द सॉफ्टवेयर एंड वी सेल दिस सॉफ्टवेयर टू यूएसए। सो बेसिकली ये हमको मिलता है बिकॉज ऑफ दिस चीप लेबर फोर्स। देन ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्टार्ट किया था उन्होंने 1958 में। नाउ ये जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी आती, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब हुआ, स्टार्ट हुआ था 1958 में। नाउ क्वांटम जंप इन एफडीआई वाज अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। अभी एफडीआई में एकदम से जंप हुआ, तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब जंप करता है तो बेसिकली कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं आपके यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये किस वजह से हुआ, बिकॉज चाइना ने क्या किया, इस्टेब्लिश किए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सो बाय मेकिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑल द फैसिलिटीज वर गिवन टू दिस एरियाज। मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पर आप इंडस्ट्री सेट करोगे तो आपको टैक्स कम लगेगा, आपके ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो ये सब फैसिलिटीज को देखते हुए बाहर की इंडस्ट्रीज ने अपना बिजनेस सेटअप करना शुरू कर दिया। नाउ इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर मतलब कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे बेसिकली, तो उनको ये ऐसी ही चाहिए जहाँ पे टैक्स कम लगे, ऐसी जगह में वो लोग पैसा लगाते हैं। नाउ चाइना वाज वन ऑफ इट्स प्लेस। नाउ चाइना बिकम लुक्रेटिव डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। लुक्रेटिव मतलब लुभावना, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया था और लोगों ने पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए भी उनका ये एफडीआई का जो रेट था, मतलब बाहर से जो पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है इन्वेस्ट होने के लिए, तो वो एकदम बढ़ गया। देन 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट परमिटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। यहाँ पर क्या कहता है 100% एफडीआई, मतलब क्या आप आओ वहाँ पे कंपनी लगा और पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, एफडीआई इसको ही बोलते हैं। ओके ना, एफडीआई इन रिटेल सेक्टर वर द टिपिकल इन्वेस्टमेंट पैरामीटर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर। मतलब रिटेल सेक्टर में 100% एफडीआई कर रखा था, वहाँ पर बिल्कुल एक फ्रीनेस दे दी थी, तो ग्लोबल इन्वेस्टर से बहुत कुछ थे और चाइना में वो इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा। Now, fifth point, a jump in the GDP growth was achieved not only through FDI but also through domestic investment. मतलब चाइना में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था एफडीआई के अलावा। Now, domestic investment was started by because of this GLF. So now we are going to discuss about that GLF also, Great Leap Forward campaign. ये इंडस्ट्रीज को एक बढ़ावा देने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इंडस्ट्रीज जो वहाँ के लोग थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसी का नाम है जहाँ पे एक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला चाइना में। Now, this increment was a good thing in this jump of this GDP of China. It was a campaign to generate awareness among the people that they can play a very important role GDP by establishing industrial units in their own country courtyards. There were no checks and no restrictions. अब ये क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पे पीपल को परमिशन मिल गई कि आप खुद इंडस्ट्री सेट कर सकते हो, अपने घर के पीछे अगर जगह है तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के प्रोडक्शन कर सकते हो, और वहाँ पे कोई भी चेक या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इससे आज़ादी मिल गई, अधिकतर लोग अपने घरों के आसपास ही कारखाने लगाने लग गए, और ये फ्रीडम की वजह से क्या हुआ, उनको वो अपने गुड्स को सेल कर सकते थे, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। इतना स्ट्रिक्ट चेक नहीं था वहाँ पर, तो ये जो चीज़ थी फायदा दिया चाइना को इसने। नाउ द कैंपेन वाज सो मोटिवेटिंग दैट इट ऑलमोस्ट जनरेटेड अ मोमेंटम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड। Now, relying basically on external demand, the China achieved a record growth in exports. By 2010, it emerged as the largest exporter in the global market. Now, what happened? By 2010, China सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाने लग गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड चाइना ने ये चीज़ क्या की थी, बेसिकली एक्सपोर्ट ज़्यादा करके कोशिश की थी, एक्सटर्नल डिमांड उसने बढ़ाई, तो दैट इज़ द केस, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में इमर्ज होके आया। Now, however, in the recent past, 2014, 15, 16,
17-18 up to this year 14 to 18 you can say GDP growth in China has slowed down, स्लो हो गई थी। तो ये स्लो क्यों हो गई थी? So slow down in the global economies, European economies particular has lowered the demand of Chinese product। अब GDP गिरी क्यों चाइना की? सिंपल सी बात है, अभी तक आप बाहर बेच रहे थे उनको बिकॉज यू आर सिंपली एक्सपोर्टिंग द गुड्स। यूके बाहर के इकोनॉमीज अगर डाउनफॉल होता है उनका तो आपकी डिमांड खत्म हो जाती है आपकी गुड्स की वहाँ पर। तो उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है, जो डिमांड ही खत्म हो गई, तो आप एकदम से प्रोडक्शन जो चल रहा था, बेच रहे थे, वो सब गिर गया, डिमांड कम हो गई, तो आपकी जीडीपी गिर गई। चाइना की जीडीपी यहाँ पे इसलिए गिरी। तो कहीं ग्लोबल इफेक्ट दिखने को मिलता है। अगर कहीं की इकोनॉमी गिरती है तो जहाँ पर जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, अपना गुड्स बेच रहा होता है, तो उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी जीडीपी फॉल हो जाती है। Now B point, growth of domestic demand in the China for slowing down. This is because the rising propensity to save in the Chinese economy. So we learned this in the aggregated demand chapter. क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? बेसिकली प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब पीपल जो थे, लोग जो थे, दे वर ट्राइंग टू सेव मोर मनी विद देम। वो सेव ज़्यादा कर रहे थे, खर्च कम कर रहे थे, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट दिखा कि ज़्यादा सेविंग से क्या हुआ, उनकी जीडीपी नीचे आ गई। Now, corruption and economic crimes have tended to rise over time. In China, what is happening? This corruption and all these criminal activities are have been increased over all this time period. Now, वहाँ पर गैंगस्टर वगैरह ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं चाइना में। नाउ ये एक और एक पॉइंट दिखता है, जब आपकी जीडीपी गिरती है तो उसमें एक राइज मिलता है क्रिमिनल एक्टिविटीज को, तो ये एकदम आता है। Now, Chinese people now exploring higher wage opportunities of employment. It is a leading massive migration of the skilled laborers to rest of the world. The domestic investor also exploring opportunity of investment in economies where government intervention is minimum and political as well as social liberty is minimum. तो अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? The Chinese people are also looking in the other economies for jobs. तब वो स्लो डाउन जब हुआ तो क्या हुआ, लोग जो चाइना के थे वो बाहर जॉब्स देखने लग गए दूसरे इकोनॉमिक तरफ, और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जॉब पाने की। और जो वहाँ की डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे उनका बिजनेस नहीं चल रहा, तो बेसिकली वो क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसी जगह जाके बिजनेस करें जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम हो और हम वहाँ पे आराम से बिजनेस कर पाएँ। लाइक मे बी पॉसिबल वियतनाम से कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जहाँ पर इन्फ्लुएंस कम है, टैक्सेस कम है, तो वहाँ पर जाके प्रेफर कर रहे हैं अपना बिजनेस सेट करने के लिए वहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग। Now, the E point. Chinese government is battling with the problem of economic environmental degradation. High GDP led to the sustainable development. एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो तो चाइना में जो हवा है वो प्रदूषित है, तो लॉट ऑफ पॉल्यूशन कैन बी सीन इन द इंडिया बिकॉज व्हाट हैपन, सी इफ यू आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हर्ट द एनवायरमेंट। सो जब इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करते हो, इंडस्ट्री लगा लेते हो, तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और आपने कई बार टीवीज में देखा होगा कि चाइना जो है वहाँ पे लोग मास्क लगा के घूमते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो गया, एनवायरनमेंट ने कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। नाउ ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। So what is growth story of India here now? So in 2019, India GDP was estimated to be 2.92 trillion US dollar। बहुत ज़्यादा थी, 2.92 यूएस डॉलर ट्रिलियन डॉलर तक हो चुकी थी। बिटवीन 1951 टू 2019 इंडियन इकोनॉमी अचीव्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6%। तो हम लोग कितनी परसेंट पे ग्रोथ कर रहे थे? 6% पे ग्रोथ कर रहे थे 1951 से 2019 तक। और हमारी जो इकोनॉमी है वो 2.972 है, बट चाइना की इससे कहीं ज़्यादा थी, राइट? Now the GDP of India showed a substantial rise only after 1991 जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी। तो इंडिया ने ग्रोथ कब किया? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ तब। ठीक है, so between this period of 1991 to 2019 GDP growth rate has tended to 6% per annum। तो यहाँ 6% पर एनम से ग्रोथ किया था 91 से 2091 के बीच में। नाउ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द राइज ऑफ जीडीपी। हमारे यहाँ जो जीडीपी ग्रो हुई वो 1991 के बाद हुई, उसके पहले बहुत बुरी हालत थी इंडिया की। नाउ सिग्निफिकेंट थ्रिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। So what is happening over here? So here the basically India was a significant थ्रू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या किया कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को हमने अपनी कंपनी के पब्लिक कंपनी जो थे उनके शेयर्स बेच दिए, और प्राइवेट प्लेयर्स जो थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो लोग उस कंपनी को अपने ढंग से चलाने लग गए। तो इसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में। देन अ बिग लीप जंप टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन। लिबरेशन में क्या, वो कंट्रोल्स रिगार्डिंग दिस लाइसेंसिंग और जो कोटा रिस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा दिए गए थे। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ,
नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज ये सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, कोटा रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, जो लाइसेंसिंग थी वो बहुत लिबरल कर दी, हर किसी को लाइसेंस मिल रहे थे इजीली। और कुछ चीज़ों को छोड़कर जो कि हार्मफुल रहती थी लाइक केमिकल एक्सप्लोजिव, उसको छोड़ के सारे लाइसेंस मिल जाते थे बड़े आराम से। तो इससे भी क्या हुआ, कंपनीज ने और ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ज़्यादा सेक्टर्स में आ गई। तो इसकी वजह से भी हमारा जीडीपी राइज कर गया। नाउ सी, अ बिग पुश ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लेस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले 1991 से पहले क्या करते थे हम लोग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करते थे, मतलब जो हम इंपोर्ट कराते थे बाहर से, वी स्टार्टेड मेकिंग दोस गुड्स इन इंडिया ओनली। तो ये था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हमने क्या किया, प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान देना शुरू कर दिया, मीन्स एक्सपोर्ट करने, ऐसी चीजें बनाओ, क्वालिटी गुड्स बनाओ विच वी कैन एक्सपोर्ट इन द अदर कंट्रीज। नाउ, ग्रेटर लेंस ऑफ एफडीआई थ्रू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे पहले क्या सोचते थे कि डोमेस्टिक प्लेयर्स इन्वेस्ट करें पैसा, बेसिकली उन्होंने देखा कि इतने पास्ट ईयर्स में इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो क्या हुआ, बेसिकली हमने एफडीआई पे ग्रेटर रिलायंस किया, मतलब ध्यान दिया कि बाहर का एफडीआई जैसे चाइना में आया तो चाइना ने कैसे ग्रोथ की, सो इंडिया में भी अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा, तो इंडिया भी ग्रोथ करेगा। तो ये चीज़ पे ध्यान दिया गया। देन, डीपर इंटीग्रेशन of the domestic economy with the global economies through the market forces of demand and supply। अब हम क्या दूसरे इकोनॉमिक्स के साथ में इंटीग्रेट हो चुके थे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, और हमने जो फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, अब देखो सब कनेक्टेड है। अब डिमांड जहाँ पर जैसी, अगर इंडिया में बाहर फोन्स की, मोबाइल फोन्स की, लाइक वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इफ़ यू आर डिमांडिंग मोबाइल फोन्स देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वो बिकेंगे। अगर दूसरी मोबाइल फोन्स थे लाइक वीडियोकॉन वाज देयर बट नोबडी वाज बाइंग दैट वीडियोकॉन, तो वीडियोकॉन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी जो कि परफॉर्म कर रही थी, जो बना रही थी, हमने उनके फोन डिवाइड परचेस नहीं किए, तो मार्केट से बाहर हो गई। तो ये डिमांड सप्लाई के ऊपर अब चल रहा है इंडिया में। सो हाउएवर सिंस 2014 जीडीपी हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अब 2014 के बाद में जीडीपी ने अपना जो मोमेंटम था, जो तेजी से बढ़ रही थी, वो एक तोड़ दिया उसने, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आती है एम्प्लॉयमेंट की वो खत्म हो गई, कम होने लग गई। नाउ ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग अ इमर्जिंग चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर इंडिया में, कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जिस तरह से जीडीपी तो बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। अब आप बोलोगे सर इसका कारण क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रही है और ये जो राइज हो रहा है, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा। तो बेसिकली ये जीडीपी कब बढ़ती है, बेसिकली अपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये सब यूज करके आप वो कर रहे हो, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। तो जीडीपी तो राइज होगी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो, बट एम्प्लॉयमेंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम लोगों को मिल रहा है, रादर वी आर डिपेंडिंग ऑन नाउ मशीनरी। तो मशीनरी के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए जॉब्स ज़्यादातर मशीन्स खा जा रही हैं। Now, the growth story of Pakistan. The following observation highlighting the growth story of Pakistan. पाकिस्तान की स्टोरी को क्या पॉइंट हाईलाइट करते हैं। Now 2019 में the GDP of Pakistan was estimated to be a 274 billion US dollar, so which is very less. Okay, so Pakistani economy recorded an average annual growth of rate of 4.2% between the period of 60 to 2019. Now here the rate is very slow in comparison to the India. Now the Pakistan achieved a breakthrough in GDP. GDP growth in the mid 80s. It was in consequences of the economic reforms focusing on FDI and a greater participation of the public sector in the process of growth. Now इंडिया ने अडॉप्ट कब की थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, इन्होंने 80s में ही शुरू कर दिया था ये सब। तो इनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस जो ये पहले लेकर आ गए थे, इन्होंने भी एफडीआई पे फोकस किया, बट फिर भी इतना ज़्यादा वो परफॉर्म नहीं कर पाए, प्राइवेट सेक्टर ने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। Now, economic reforms in Pakistan were almost similar to those in India, but from the beginning of 2008, economic outlook in Pakistan turned to be very disappointing. Now, what happened here कि इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी पाकिस्तान की, उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। अब ये बेसिकली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई क्यों नहीं, जब इन्होंने पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला दिए। इंडिया तो 91 में लाया था, ये लोग 80s में ही लेकर आ गए थे, बट फिर भी पाकिस्तान की क्यों नहीं की ग्रो इकोनॉमी, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ग्रिप ऑफ द वॉर ऑफ टेरर। हमेशा जंग लड़नी है, आतंकवाद है, तो ये जो चीज़ें, ऑल दिस टेररिज्म एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग ऑन पाकिस्तान, दिस हैज ब्रोकन डाउन द होप ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऐसे कंट्री में पैसा क्यों लगाएंगे जहाँ पे टेररिज्म वॉर कभी भी हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी डाउन, तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगा। तो ऐसी जगह में इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो वहाँ पे बिजनेस कॉन्फिडेंस डोमेस्टिक और बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का वो डाउन हो गया था।
देन बी पॉइंट, करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर द फैक्टर्स। यहाँ पे पाकिस्तान में करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब जो भी आता था, कभी नवाज शरीफ वगैरह, या आज भी आप देखेंगे कि इमरान खान बने हुए हैं, तो इमरान खान इज डूइंग अ गुड जॉब, बट उसके बाद में भी लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे अच्छा तो गवर्नमेंट, इससे आर्मी को रूल दे देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, डिक्टेटर का होना ज़्यादा बेटर है, वो देखेगा। तो ये करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ, तो इस वजह से भी वहाँ पे इतना ज़्यादा एफडीआई वगैरह नहीं जा रहा है। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसकी वजह से क्या स्टैग्नेशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक रुकावट दिखती है। नाउ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्लम्प टू 3.75% बिटवीन द पीरियड ऑफ 2006 एंड 18। नाउ यहाँ पर जो हालत और खराब हो गई और इकोनॉमी उनकी गिर चुकी है, 3.75 हो गई थी टू इन द पीरियड ऑफ 2008 टू 16। और 17 में क्या हुआ, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रो एट अ रेट ऑफ 5.3%। अब वहाँ पे क्या थोड़ा सा राइज मिला उनको, एंड 2019 अगेन स्लिप टू 3.3%। इतना डाउन टर्न जा रहा है, कभी बढ़ रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स इट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। सो ओइंग टू द स्लो जीडीपी ग्रोथ, जो कि जीडीपी तो बहुत स्लो है वहाँ पे, एंड कंसिक्वेंटली द लो लेवल ऑफ इनकम, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलवेज शंक टू अ लो इनकम ग्रोथ ट्रैप। अब वहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, बट उनकी जो इनकम जो ग्रो हो रही है लोगों की, वो बहुत ही स्लो रेट पे हो रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ओके, नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन्स? कंक्लूजन पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, कि चाइना हैज आउटपेस द इंडियन पाकिस्तान। चाइना ने इंडियन पाकिस्तान को ग्रोथ के मामले में भी पीछे कर दिया। सेकंड, इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म किया। देन थर्ड पॉइंट, द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज क्रेडिटेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना। अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है चाइना में, तो वो उसकी वजह से ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और चाइना ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाया है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज भी किया, मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो चीज़ें हुई बहुत अच्छे से हुई हैं। तो दीज आर द जस्ट नथिंग बट द कंक्लूजन, जो आपको सिर्फ एक हाईलाइट दिखाते हैं तीनों जगह के। ओके, नाउ हियर द स्ट्रक्चरल ग्रोथ मीन द सेक्टरल शेयर इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीन सेक्टर होते हैं बेसिकली। तो इसमें शेयर कैसा था इन कंट्रीज का आउटपुट के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में। So basically, we know that the growth process causes a shift in the sectoral share in output and employment. As the process of growth and development gathers momentum, percentage share of primary sector in the output and employment tend to rise, while that of the secondary and the tertiary sector tends to increase. बेसिकली क्या होता है कि अगर एक सेक्टर परफॉर्म करता है, लाइक अगर प्राइमरी सेक्टर परफॉर्म करता है, तो सेकेंडरी सेक्टर भी परफॉर्म करने लग जाता है। और सिमिलरली टर्शियरी सेक्टर जो कि सपोर्ट करता है सेकेंडरी सेक्टर को, तो टर्शियरी सेक्टर भी इंप्रूव होगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कैसा था, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा है कि मतलब प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे ही रिलाई कर रहे थे। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया चाइना पाकिस्तान ने सेकेंडरी में भी किया, जहाँ पर भी सेकेंडरी में हुआ। और फिर टर्शियरी सेक्टर में भी इंडिया चाइना पाकिस्तान आगे हुए, और फिर यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है टर्शियरी सेक्टर में। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे इंडिया पाकिस्तान रिलाई कर रहे हैं, वी आर रिलाइंग ऑन द टर्शियरी सेक्टर एज वेल। नाउ यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट्स जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी का, सो ऑल दी थ्री कंट्री हैव एक्सपीरियंस्ड नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि सब स्टार्ट कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर से, इंडिया ने स्टार्ट किया मान लेते हैं। फिर क्या हुआ बाद में, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया इंडिया ने, कि फोकस किया इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर, तो ये वहाँ पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी होना शुरू हुई, तो लोग शिफ्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से कहाँ पर, इंडस्ट्री के सेक्टर पे। तो यही कहलाता है जब अब ट्रेंड ट्रेंड चेंज होने लगता है इकोनॉमी का, एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर मूव होने लग जाता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट आने लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। फिर क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर लाइक फाइनेंशियल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री आ गई, तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होने लगा। तो इसके बाद में क्या हो, हम लोग सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड नहीं रहते आजकल। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया, नो लॉन्गर प्राइमरी सेक्टर द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारी जीडीपी का सिर्फ सोल डिसाइडर नहीं है। Now, second, in terms of sectoral contribution of GDP, economic of India and Pakistan relying more on tertiary sector. Now, जीडीपी के मामले में इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान किस पे रिलाई कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर पे। ओके, और चाइना किस पे डिपेंड कर रहा है आज भी, सेकेंडरी सेक्टर पे, मतलब इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी। नाउ एक्सपेंस ऑफ चाइना इज द एक्सपेंस ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो चाइना का जो एक्सपीरियंस है इन दिस रिस्पेक्ट, इट्स लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब चाइना ने जो एक्सपीरियंस लिया है यहाँ से, तो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका एक्सपीरियंस भी चाइना जैसा ही है। मीन चाइना बिल्कुल करेक्ट पाथ पे चला है।
Now, historical aspects of the developed country show that in the term of percentage share in the GDP, it was first the secondary sector and later the tertiary sector. मतलब क्या होता है कि जितनी भी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहां पर क्या हुआ, पहले उन्होंने जो चेंज देखा तो वो क्या पे आता, पहले प्राइमरी से सीधा आए ये लोग सेकेंडरी सेक्टर पे, मतलब इंडस्ट्री आई तो बैंक, इंश्योरेंस, यानी कि टर्शियरी सेक्टर आया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ इंडिया व्हाट हैपेंड, हम लोग सीधा किस पे जंप कर गए थे, हम प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पे आ गए। तो एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन पाकिस्तान क्या है, we jump directly from primary to the tertiary sector, so implying that lesser emphasis have been given to the industries, मतलब हमने इंडस्ट्रीज पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना कि चाइना ने दिया है। Then expansion of service sector in India is owing to the faster integration of this economy with the global economies। अब हमारे जो इतना ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो बढ़ा है, तो बेसिकली हम सर्विस दे रहे हैं बाहर की ग्लोबल इकोनॉमीज को, दूसरी कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जॉब ज़्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू द फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमीज। हम लोग बाहर के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा कनेक्शन उनके साथ में ज़्यादा है, और इसलिए हमारे कंट्रीज में जो जॉब डेवलप हो रहे हैं लाइक इन टर्शियरी सेक्टर इज बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट। नाउ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंट इन द इंडियन, चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, नाउ नाउ इन इंडिया व्हाट हैपेंड, बेसिकली जो भी ग्रोथ हुई है इंडिया में, तो ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर एकदम से इंडिया जो था ये फेल हो गया यहाँ पर, क्योंकि जैसी ग्रोथ होनी चाहिए थी सेकेंडरी सेक्टर में, वो इंडिया में नहीं हो पाई। नाउ पीपल इन इंडिया हैव स्टक टू द प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब कि हम लोग इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही अटक कर रह गए, डिस्पाइट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू जीडीपी। एक तो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडीपी में फिर ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा इंडल्ज होते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, पर इंडिया में वो भी कम था जीडीपी का। नाउ सजेस्टिंग द फैक्ट देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन आउटपुट आउटसाइड एग्रीकल्चर, तो टर्शियरी सेक्टर में आउटपुट बढ़ा है, मतलब कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज या जो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, वो कहाँ बढ़ा, टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा है। नाउ दिस इज नॉट हैज बीन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इतनी ज़्यादा, जो हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में इतना ज़्यादा, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना कि टर्शियरी सेक्टर में हो गया है। So outside agriculture, increase in output is to be explained more in term of increase in productivity caused by new technology rather than increase in employment। अभी जो नई टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लाइक इन इवन इन फील्ड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तो मशीनों से ज़्यादा यूज हुआ है, आउटपुट बढ़ा है, और उससे हमारी जीडीपी बढ़ी है। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा उस चीज़ों की वजह से। तो हमारी जो एक जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस दिखती है, मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी जो ग्रोथ तो कर रही, जीडीपी तो बढ़ रही, बट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मशीनरी यहाँ पर ज़्यादा लगी, उसके थ्रू जीडीपी बढ़ रही है। दैट इज द काइंड ऑफ केस विच इज हैपनिंग इन इंडिया। नाउ द डेमोग्राफिक प्रोफाइल वी आर गोइंग टू look into the next part of this chapter's video. Thank you.